गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वी हैव स्टार्टेड डाइल्यूटेड ईपीएस और लास्ट लेक्चर में मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस ही चल रहा था एंड वहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट किया था. दैट वाज ऑफ ESOP. नाउ आई विल कंटिन्यू एडजस्टमेंट नंबर 2. राइट डाउन एडजस्टमेंट नंबर 2. सो अभी जैसे हमने बेसिक ईपीएस के एडजस्टमेंट्स किए थे वैसे ही डाइल्यूटेड ईपीएस के एडजस्टमेंट्स करते जा रहे हैं. एडजस्टमेंट 2. एक मिनट रुकना. Yes, adjustment to diluted EPS for loss-making companies. Diluted EPS for loss-making companies. हेडिंग दे दो डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर लॉस मेकिंग कंपनीज. लॉस मेकिंग कंपनीज का डाइल्यूटेड ईपीएस. एंड नाउ लिसन. लेट सपोज एक कंपनी है जिसका नेट लॉस है 20,000. यहाँ पे बात प्रॉफिट की नहीं हो रही है, बात हो रही है लॉस की. इनके पास है नेट लॉस 20,000 और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. इनके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10,000. सो मैंने बोला अर्निंग्स कैन बी पॉजिटिव, अर्निंग्स कैन बी नेगेटिव. अगर मैं बेसिक ईपीएस निकालूं इनका, इफ आई कैलकुलेट बेसिक ईपीएस, तो बेसिक ईपीएस है लॉस ऑफ 20,000 अपॉन 10,000 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. ये जीरो गया, ये जीरो गया, जीरो जीरो कैंसल, और अपना जो आंसर आता है वो आता है 2 पर शेयर. आंसर इज 2 पर शेयर. बेसिक ईपीएस इज 2 पर शेयर but negative. ये लो negative 2 per share. This is the loss. So अभी diluted ये loss आ गया. diluted EPS में diluted EPS अगर ये जो loss है ना, diluted EPS में हम लोग क्या करेंगे फ्यूचर के कंडीशंस के लिए. फॉर diluted EPS नॉर्मली हम लोग डाइल्यूशन किसको मानते हैं? मेरा बेसिक ईपीएस अगर 2 आया और डाइल्यूटेड ईपीएस अगर मेरा 1.5 आया तो मैं बोलता हूँ ईपीएस इज रिड्यूसिंग, ईपीएस इज रिड्यूसिंग, सो इट इज डाइल्यूटेड ईपीएस. तो यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी के केस में रिडक्शन का मतलब है लॉस बढ़ना. व्हाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस, अगर मैं डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करता हूँ, मेरा ईपीएस अगर 2.2 आ गया, नेगेटिव 2.2, तो मैं बोलूँगा दिस इज डाइल्यूटिव. नेगेटिव 2.2 आया तो मैं इसको बोलूँगा डाइल्यूटिव क्योंकि लॉस बढ़ गया. अरे प्रॉफिट के केस में क्या होता है ना, पहले बेसिक ईपीएस 2 आया और बाद में 1.5 आया, 1.4 आया, तो हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटिव. लेकिन अगर 2.1 आ गया तो हम लोग बोलते हैं एंटी डाइल्यूटिव, बढ़ गया. लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी के केस में उल्टा. लॉस मेकिंग के केस में 2 से अगर 2.2 हो गया, फर्दर लॉस इंक्रीज हो गया तो वो डाइल्यूटिव. लेकिन अगर ये 1.8 का हो गया, नेगेटिव 1.8, तो इसको बोलेंगे एंटी डाइल्यूटिव. एंटी डाइल्यूटिव बिकॉज वो नेगेटिव पार्ट कम हो रहा है. दैट मीन्स द लॉस इज रिड्यूसिंग. सो एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगा. बोलो समझा क्या तुम लोगों को? हैव यू ऑल अंडरस्टूड?
प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के केस में, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के केस में क्या होता है, बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस, लेट सपोज बेसिक ईपीएस आया 4 और डाइल्यूटेड ईपीएस आया लेट सपोज 2.5, तो इसको डाइल्यूटिव मानेंगे, क्योंकि अगर 4.5 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे एंटी डाइल्यूटिव, दिस इज एंटी डाइल्यूटिव। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी इसके केस में क्या है, बेसिक ईपीएस अगर आया 200, बेसिक ईपीएस आया 200 पर शेयर, तो हम लोग डाइल्यूटिव इसको मानेंगे। अगर नेगेटिव 320 आया तो, नेगेटिव 320 आया तो इसको डाइल्यूटिव मानेंगे। अगर नेगेटिव 180 आया तो इसको डाइल्यूटिव नहीं, इसको एंटी डाइल्यूटिव मानेंगे। एंटी डाइल्यूटिव मतलब लॉस बढ़ना चाहिए, फर्दर नेगेटिव इंक्रीज होना चाहिए, तो वो डाइल्यूटिव होएगा। बच्चों समझाइए एवरीवन, ठीक है ना। चलो इस पे नोट लिख लेते, छोटा सा एक एडजस्टमेंट है। आज के लेक्चर में ज्यादा कवरेज नहीं करना चाहता हूं मैं, आई वॉन्ट टू कवर अप टू एडजस्टमेंट नंबर 5। ये मैंने एडजस्टमेंट नंबर 2 शुरू कर दिया है, 3, 4, 5 अप टू एडजस्टमेंट नंबर 5 आई विल कवर। लिखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ Ind AS 33, ऑल ऑफ यू राइट। As per the provisions of Ind AS 33, comma, loss making company should also report diluted EPS. Loss making company should also report diluted EPS. Full stop. If loss per share increases, if loss per share increases, if loss per share increases in future, if loss per share increases in future, क्या बोला मैंने, as per the provisions of Ind AS 33, loss making company should also report diluted EPS, यहां पे ये फुल स्टॉप हटा दो है, also report diluted EPS if, also calculate diluted EPS if loss per share increases in future, उसके बाद फुल स्टॉप आना चाहिए। So ये लोग भी diluted EPS रिपोर्ट करेंगे if loss per share increases in future, if loss per share decreases, if loss per share decreases, if loss per share decreases after adjustment, if loss per share decreases after adjustment of potential equity shares, after adjustment of potential equity shares, if loss per share decreases after adjustment of potential equity shares,
then it will be considered. Then it will be considered. As anti-dilutive. It will be considered as anti-dilutive EPS. It will be considered as anti-dilutive EPS. लिखो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल. नेक्स्ट लाइन पे लिखना बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस. हाँ, डाइल्यूटेड ईपीएस में दो डिवीजन, डाइल्यूटिव and below that anti-dilutive. Dilutive and anti-dilutive. दो डिवीजन, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज एंड लॉस मेकिंग कंपनीज. अगर बात करेंगे प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज तो सपोज ईपीएस आया ₹4 पर शेयर बेसिक ईपीएस, और एक्सपेक्टेड फ्यूचर ईपीएस अगर आया 2.5 पर शेयर तो इसको बोला जाएगा डाइल्यूटिव. लेकिन अगर ये आ गया 4.5 पर शेयर तो ये एंटी डाइल्यूटिव, इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी. व्हेन आई राइट एंटी डाइल्यूटिव तो उसमें हम लोग नील लिखते हैं, बट अगर बढ़ गया तो उसको एंटी डाइल्यूटिव बोला जाता है, इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती. लॉस मेकिंग कंपनीज के केस में सपोज ये आ गया -200 पर शेयर तो इसको डाइल्यूटिव कब मानेंगे? जब ये -220 पर शेयर लॉस फर्दर बढ़ेगा तो इसको डाइल्यूटिव मानेंगे. सिचुएशन पहले से वर्स होनी चाहिए. पहले 4 था तो 2.5 इज नॉट गुड, उससे डिटीरिएट हो रही है सिचुएशन. तो लॉस मेकिंग के केस में डिटीरिएट कब होगी? जब लॉस बढ़ेगा. अगर लॉस कम हो गया तो इसको एंटी डाइल्यूटिव माना जाएगा. अगर लॉस कम हो गया तो वी विल कंसीडर दिस एज एंटी डाइल्यूटिव. हम लोग इसको एंटी डाइल्यूटिव ट्रीट करेंगे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ये जो मैंने एग्जाम्पल बना के दिया है ना, ये जो ऊपर नोट लिखा आया है उसको एक्सप्लेन करता है फिगर्स में और कुछ नहीं. ऊपर जो नोट बना है उसको फिगर्स में एक्सप्लेन कर देता है ये एग्जाम्पल. चलो, दिस इज डन. मेरे पास एक क्वेश्चन है इस पे भी. लास्ट क्वेश्चन 27th किया था हम लोग ने. आई हैव क्वेश्चन नंबर 28 ऑन दिस. छोटा सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 28. हाउ वुड डाइल्यूटेड ईपीएस बी कैलकुलेटेड फॉर लॉस मेकिंग एंटरप्राइज? ये मॉड्यूल से इसलिए इस तरीके से टू इलस्ट्रेट December 31st 2002 a company has 2000 shares of 10 each. कंपनी के पास 2000 शेयर्स है 10 रुपए का. The stock options outstanding on 31st December were 400 shares of face value 10 each.
ठीक है, एंड नेट लॉस फॉर 2002 is 12 lakhs and the fair value of shares on that day, on the date of grant of exercise was 100. The fair value of shares on the date of grant and exercise price, ये यहाँ पे एक एंड मिस हो गया, एंड एक्सरसाइज प्राइस, तो ये मार्केट की फेयर वैल्यू है और ये ऑफर प्राइस है, ये ऑफर प्राइस है, क्योंकि उन्होंने स्टॉक ऑप्शंस बोले हैं ना, तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने में इसमें से फ्री शेयर्स निकालने पड़ेंगे और वो फ्री शेयर्स हम लोग ऐड करेंगे। पहले बेसिक ईपीएस तो बहुत सिंपल है, बेसिक ईपीएस के लिए लॉस कितने का है, 12 लाख का लॉस है और ये 12 लाख के लॉस को डिवाइड करेंगे 2000 शेयर से और डाइल्यूटेड ईपीएस में फ्री शेयर्स निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 28, राइट, क्वेश्चन 28, जब मेरे को कैलकुलेशन ऑफ बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों करना होता है ना, तो मैं प्रेजेंटेशन आमने सामने रखता हूं। क्लोज द फर्स्ट लाइन, क्लोज द फर्स्ट लाइन और उसके बाद 5 लाइन्स रख लो, 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 लाइन। फर्स्ट लाइन क्लोज करने के बाद 5 लाइन, मतलब इन ऑल टोटल हो गया 6 लाइन्स और मिडल पार्टीशन कर लो। दिस इज क्वेश्चन 28। फर्स्ट साइड में लिखेंगे हम लोग बेसिक ईपीएस, और सेकेंड साइड में हम लोग लिखेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल for equity shareholders upon weighted average number of equity shares, और डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला है adjusted earnings available for equity shareholders upon adjusted weighted average number of shares, upon adjusted weighted average number of equity shares। सो यहाँ पे 12 lakhs का लॉस है, डिवाइड बाय 2000 शेयर्स, देयर इज अ लॉस ऑफ 12 lakhs डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है 2000 शेयर्स। सो 12 lakhs डिवाइड बाय 2000, अपने को आता है 600 पर शेयर, बट नेगेटिव, लॉस मेकिंग कंपनी है ना, ₹600 पर शेयर। इसको ब्रैकेट में डाल देना, नेगेटिव लॉस है, नेगेटिव ईपीएस है। रिगार्डिंग डाइल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि मेरे पास स्टॉक ऑप्शंस है तो उसमें कोई सेविंग्स तो होता नहीं है, कोई डिविडेंड इंटरेस्ट तो बचना नहीं है, तो न्यूमरेटर में आएगा -12 lakhs, न्यूमरेटर में आएगा -12 lakhs, इसके साथ कुछ नहीं, नील,
नो सेविंग्स, नो सेविंग्स। -12 lakhs नो सेविंग्स अपॉन 2000 के साथ उस स्टॉक ऑप्शंस में जो फ्री शेयर्स है वो ऐड कर देते हैं, फ्री शेयर्स ऐड कर देते। इसके लिए वर्किंग नोट बना लेते। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फ्री शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन। और सीधा सीधा लिखो ना तो फ्री शेयर्स। हाउ वी गेट फ्री शेयर्स? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। अरे डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल शेयर्स ऑफर्ड, ये मैंने सीखा था। 60 माइनस 100 माइनस 60 से मिल जाएगा डिस्काउंट। एवरेज मार्केट प्राइस माइनस प्राइस ऑफर्ड, दैट विल गिव अ डिस्काउंट ऑफ 40 रुपीज अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। इससे अपने को फ्री का परसेंटेज मिल जाएगा इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना ऑफर कर रहे हैं हम लोग, वो ये रहा 400 इंटू 400 शेयर्स। सो 40 100 माइनस 60, 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 400। देख लो 160 फ्री शेयर्स आए, 160 शेयर्स। सो अपने पास 160 फ्री शेयर्स है, और ये 160 फ्री शेयर्स जो है ना, यही पोटेंशियल शेयर्स है। आउट ऑफ 400 160 फ्री शेयर्स, दीज आर पोटेंशियल शेयर्स। सो ये 160 इधर ऐड कर देते डिनोमिनेटर में। सो नेगेटिव 12 lakhs डिवाइड बाय 2160, तो ये आ गया नेगेटिव 5556। 555 रिकरिंग 5 है तो 5556, तो ये तो एंटी डायल्यूटिव हो गया। और ये तो एंटी डायल्यूटिव हो गया क्योंकि ये रिड्यूस हो गया। लॉस बढ़ता तो इसको डायल्यूटिव बोलता ना मैं, ये तो लॉस कम हो गया। दिस इज रिड्यूसिंग, तो इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। नीचे लिखो नोट, राइट ऑन नोट, सिंस लॉस इज रिड्यूसिंग, since loss is reducing, this is a case of, anti-dilutive EPS. Anti-dilutive EPS, that is favorable situation. That is favorable situation. Anti-dilutive EPS, that is favorable situation and should not be reported. And should not be reported. Should not be reported as per Ind AS 33. ये अथॉरिटी हमको नहीं है, ये अथॉरिटी है Ind AS 33 को। एज पर Ind AS 33 शुड नॉट बी रिपोर्टेड। हम लोग नील लिखेंगे, जब नील लिखेंगे तो नील लिखने से पता चल जाता है सामने वाले को कि यहाँ पे एंटी डायल्यूटिव का केस है। कितना फेवरेबल है, कितनी पोजीशन फेवरेबल है वो नहीं बताते हम लोग, लेकिन नील लिखने से ये पता चल जाता है सिचुएशन फेवरेबल है। चलो आगे लिखो एडजस्टमेंट नंबर 3। मैं अलग अलग टाइप के तुमको है ना डाइल्यूशन बता रहा हूँ कि कितने केसेस में ईपीएस डाइल्यूट हो सकता है।
एडजस्टमेंट नंबर 3, मैं टाइप्स ऑफ डाइल्यूटिव ईपीएस बता रहा हूं, ये सारे एडजस्टमेंट उसी के। शेयर वारंट्स, शेयर वारंट्स, now listen regarding share warrants. Now what happens here? In case of share warrants, just understand, मैं तुमको शेयर वारंट्स क्या वो समझाता हूं पहले। There is a company X Limited. There is a company X Limited. Nobody is going to write anything. There is a company X Limited और एक इन्वेस्टर है. There is one investor. There is one investor, Mr. A. So अब मैं बात कर रहा हूं दो जने की. अरे शेयर वारंट्स में क्या है? कंपनी टेक्स एडवांस मनी फ्रॉम ए इन्वेस्टर. सीधी सीधी बात, कंपनी टेक्स एडवांस मनी फ्रॉम ए इन्वेस्टर. अब ये इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर ए, ये बोलता है मेरे को तुम्हारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है. आई वांट टू इन्वेस्ट मनी इन योर कंपनी. पहले कंपनी बोलता है तुमको पैसा इन्वेस्ट करना है, बट कंपनी सेज वी डोंट वांट एनी लोन. हमको कोई लोन नहीं चाहिए. और कंपनी ये भी बोलता है हमको ना तो लोन चाहिए और एट प्रेजेंट कोई पब्लिक इश्यू भी नहीं आने वाला है. आई डोंट वांट एनी लोन, कोई पब्लिक इश्यू नहीं आने वाला है, तो मैं तुम्हारा पैसा कैसे लूं? तो इन्वेस्टर बोलता है मेरे को तुम्हारे कंपनी के शेयर्स दे दो. अरे मैं वही तो बोल रहा हूं, पब्लिक इश्यू नहीं आने वाला है, तो मैं तुमको शेयर्स कैसे दे दूं? बट इन्वेस्टर बोलता है मेरे को तो इन्वेस्ट करना है. आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, दैट श्योर. और मेरे पास 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट दिस 5 करोड़. आई विल गिव यू एडवांस. कीप दिस 5 करोड़ विथ यू एज एडवांस. और फ्यूचर में जब भी कंपनी पब्लिक इश्यू लेके आए, तब मेरे को ये 5 करोड़ के सामने शेयर्स दे देना. समझा कि नहीं? डिस्कशन समझ में आया? इन्वेस्टर बोलते हैं 5 करोड़ रुपया पड़ा है, मेरे को इन्वेस्ट करना है. हम बोलते हैं हमको लोन नहीं चाहिए. वो बोलता है शेयर्स दे दो, तो हम बोलते हैं कोई पब्लिक इश्यू नहीं आ रहा, तो वो बोलता है एडवांस ले लो भाई, रखो 5 करोड़. जब भी कंपनी में फ्यूचर में जब कंपनी पब्लिक इश्यू लेके आएगी, तब मेरे को दे देना ये 5 करोड़ के सामने शेयर्स. अब कोई 5 करोड़ देने को तैयार हो तो ना कैसे बोले? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? कोई 5 करोड़ देने के लिए तैयार है, लेके खड़ा है, बोलता है रखो एडवांस रख लो, फ्यूचर में पब्लिक इश्यू आएगा तब दे देना. तो नाउ व्हाट कंपनी सेज, द कंपनी एग्रीज टू दिस. कंपनी एग्री करता है और कंपनी बोलता है जब भी हम फ्यूचर में पब्लिक इश्यू लेके आएंगे, उसमें पहला राइट जो होगा वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होगा. लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं लेते, उसको बोलते हैं इफ राइट इश्यू फेल्स. राइट इश्यू फेल्स का मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर शेयर्स नहीं खरीदते, देन दिस शेयर्स आर ऑफर टू पब्लिक. एंड वो केस में कंपनी सबसे पहले मिस्टर ए को शेयर्स देगी. लेकिन जब 5 करोड़ रुपया लेते हैं ना, तो ऐसे ही 5 करोड़ नहीं लेते, हमको कुछ प्रॉमिस देना पड़ता है. नाउ कंपनी विल गिव अ प्रॉमिस. और एक प्राइस भी फिक्स कर देंगे. कंपनी प्रॉमिस देगा एंड अ प्राइस इज फिक्स फॉर फ्यूचर शेयर्स. लेट सपोज आज शेयर्स की वैल्यू है 40 रुपीज. जिस दिन इसने 5 करोड़ दिया ना, उस दिन मार्केट वैल्यू है 40 रुपीज. अरे फ्यूचर में प्राइस विल इंक्रीज. फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा. कोई बढ़ने वाले कंपनी में ही तो पैसा देना चाहता है, ऐसे कंपनी में थोड़ी देगा. फ्यूचर में इसका मार्केट प्राइस पर शेयर गिर जाएगा, तो फ्यूचर में प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है. लेकिन मैंने क्या प्राइस फिक्स कर दिया इन्वेस्टर के लिए? जब भी फ्यूचर में तेरे को शेयर्स दूंगा 40 रुपए के हिसाब से दूंगा. तो यहां पे क्या, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो इन्वेस्टर को गेन होएगा. ऑन द डेट ऑफ पब्लिक इश्यू, फ्यूचर में अगर पब्लिक इश्यू के डेट पे मार्केट में प्राइस अगर 180 चल रहा है, बोलो बच्चों समझा क्या नहीं? 180 चल रहा है, तो इसको कितने में शेयर्स मिलेगा? इसके 5 करोड़ के सामने 40 रुपया. अरे मेरे को तो ये ईसॉप वाला ही केस लगता है.
180 रुपए का शेयर्स में 40 रुपए में दे रहा हूं। इसका मतलब है कितना हो गया? 140 रुपए का डिस्काउंट। डोंट यू थिंक ये ईसॉप जैसा ही हो गया? अच्छा, इसको मैं डाइल्यूटेड ईपीएस में क्यों लूंगा? मैंने तुमको याद है डाइल्यूटेड ईपीएस समझाया था। पोटेंशियल शेयर्स किसको बोलते हैं? रिसोर्सेज आज मिल जाए और शेयर्स फ्यूचर में देंगे। मैंने ईसॉप में क्या बताया था? आज एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है अपनी, और फ्यूचर में हम उसको शेयर्स देंगे। यहां पे इन्वेस्टर आज मेरे को 5 करोड़ रुपया दे रहा है, लेकिन मैं उसको शेयर्स नहीं दे रहा हूं, मैं उसको दे रहा हूं शेयर वारंट। उसका खाली एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूं, शेयर वारंट, कि भाई ये शेयर वारंट है, जब कभी फ्यूचर में कंपनी पब्लिक इश्यू करेगी तब ये वारंट लाना, देके जाना, और इसके सामने तुमको शेयर्स मिल जाएंगे। ये वारंट के अगेंस्ट तुमको शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या प्राइस पे मिलेगा? आज मैंने 40 रुपए फिक्स कर दिया है, फ्यूचर में 180 होने दो, 200 होने दो, तुमको मैं 40 रुपए में ही दूंगा। तो यहां पे भी तो फ्री शेयर्स आ गए ना। अरे यहां पे भी फ्री शेयर्स आ गए। बोलो बच्चों, समझा क्या? और हर साल जो मार्केट प्राइस चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग फ्री शेयर्स चेंज होंगे और ईपीएस बदलते जाएगा। अच्छा, ये केस भी 100% डाइल्यूशन। अगर मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स होगा ना तो इसका रैंक नंबर 1 आएगा। अगर मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स आया तो इसका रैंक नंबर 1 आएगा, क्योंकि इसमें कोई न्यूमरेटर में सेविंग्स नहीं है। देखो मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज 1 अप्रैल 2017 मैंने वारंट्स इश्यू किए, मैंने शेयर्स नहीं इश्यू किए। मैंने 5 करोड़ रुपया ले लिया और मैंने क्या इश्यू किया? वारंट्स। आई इशूड वारंट्स। हाँ, वारंट्स। और ये वारंट्स जिस दिन इश्यू किया उस दिन प्राइस क्या फिक्स कर दी? मैंने 40 रुपीज़ की प्राइस फिक्स कर दी। आई हैव इशूड वारंट्स विथ 40 रुपीज़ फिक्स प्राइस। अब ये तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर था। ये फर्स्ट ईयर का जब एंड आया 31 मार्च 18, फर्स्ट ईयर का जब एंड आया तभी मार्केट प्राइस जो थी ना शेयर्स की वो हो गई 42 रुपीज़। ये एवरेज मार्केट प्राइस है, एवरेज 42 रुपीज़ हो गई। सो 42 रुपीज़ हो गई तो मैं जब ईसॉप कैलकुलेट करूंगा तो मैं मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब माइनस प्राइस फिक्स्ड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू प्रॉमिस्ड नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने वारंट्स में कितने शेयर्स प्रॉमिस्ड किए हैं वो मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ईसॉप वाली वर्किंग हो गई। मेरे को मिल जाएगा फ्री शेयर्स, और ये फ्री शेयर्स डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने में काम आएगा। लेकिन अगर उसके अगले साल 31 मार्च 19 को ये जो फेयर वैल्यू है ना, एवरेज फेयर वैल्यू पर शेयर, ये हो गई 47, तो फ्री शेयर्स का कंपोनेंट बदल जाएगा। तो हम बोलेंगे 47 माइनस 40 इज फिक्स्ड, 47 माइनस 40 दैट इज फिक्स्ड। अभी 7 रुपए का डिस्काउंट अपॉन 47 इंटू प्रॉमिस्ड नंबर ऑफ शेयर्स अंडर वारंट्स। सो देख लो, फ्री शेयर्स चेंज होने का मतलब है फ्री शेयर्स भी बदलेगा और इसके वजह से डाइल्यूटेड ईपीएस में भी बदलाव आएगा। अगर 31 मार्च 20 को ये जो एवरेज फेयर वैल्यू है, एवरेज फेयर वैल्यू ये हो जाती है 60 रुपीज़, तो फिर से फ्री शेयर्स का कंपोनेंट बदलेगा। हम लोग बोलेंगे 60 माइनस प्राइस फिक्स्ड है 40 अपॉन 60 इंटू वारंट्स, और इससे अपने को मिलेगा फ्री शेयर्स। तो फ्री शेयर्स विल चेंज, और फ्री शेयर्स चेंज होने का मतलब है डाइल्यूशन। अरे बेसिक ईपीएस नहीं, सॉरी, डाइल्यूटेड ईपीएस विल आल्सो चेंज। मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स में इसका रैंक नंबर 1 आने वाला है, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई सेविंग्स नहीं है, एग्जैक्टली ईसॉप के तरह ही है। सो अगर मैं मेरे पास मल्टीपल ये पोटेंशियल शेयर्स है तो मैं बेसिक ईपीएस उसके साथ मैं ऐड करूंगा ईसॉप को, और ईसॉप के साथ ऐड करूंगा वारंट्स को। ये दोनों साथ में आएंगे,
ईसॉप वॉरेंट्स, और फिर टोटल का मैं ईपीएस निकालूंगा, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस, क्योंकि ये दोनों का रैंक नंबर 1 आने वाला है। ये ईसॉप ही तो है, और क्या है, ईसॉप का ही केस है। अच्छा एक चीज़ और बोलता हूँ, ये वॉरेंट्स अगर कोई इन्वेस्टर बेचना चाहे ना, क्योंकि उसको क्या प्राइस फिक्स हुआ है 40, अगर फ्यूचर में 10 साल के बाद कंपनी पब्लिक, या कंपनी 5 साल के बाद पब्लिक इशू करने वाला है, और 2 साल के बाद अगर इसके प्राइस हो गई 120 रुपीज़, तो ये अपना वारंट्स किसी और को बेचना चाहे तो बेच सकता है, बेच के ये जो डिफरेंस है वो कमा लेगा, बेच के डिफरेंस कमा सकता है। समझा कि नहीं? तुम लोग को शायद शेयर वारंट्स के बारे में पहले बार ही मालूम पड़ा रहेगा, इसके पहले कभी तुमने शेयर वारंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं देखा होगा कहीं पे भी, क्योंकि सीए इंटर में कंपनी फाइनल अकाउंट्स में शेयर वारंट्स है। मैं कभी कभी समझा देता हूँ, अदरवाइज आई अवॉइड, क्योंकि एक भी प्रॉब्लम में ना तो इंस्टीट्यूट ने कहीं पे शेयर वारंट्स लिखा हुआ है, और अगर दिया भी है तो ट्रायल ऐसा बस एक फिगर दे देते हैं ट्रायल बैलेंस में शेयर वारंट, तो अपने को उठा के बस वो फॉर्मेट में लिख देने का, तो वहाँ पे इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शेयर वारंट्स का मतलब है इट इज एन एक्नॉलेजमेंट, इट इज अ टोकन अगेंस्ट विच शेयर्स विल बी इशूड। शेयर वारंट्स दे दो फ्यूचर डेट में, जिस दिन कंपनी पब्लिक इशू करेगी, और उसके सामने फिक्स्ड प्राइस और फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स ले जाओ, फिक्स्ड प्राइस एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स ले जाओ। लेकिन जब तक वो वारंट्स कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी शेयर्स में, जब तक वारंट्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते ना, तब तक हम लोग इसको डाइल्यूटेड ईपीएस में लेते रहेंगे, ये डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट होएगा। देयर विल बी नो सेविंग्स इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कोई सेविंग्स नहीं होगी, लेकिन डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे। चलो लिखो, राइट डाउन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियस 33, as per the provisions of as per the provisions of India's 33, comma, share warrants are also promised equity shares. Share warrants are also promised equity shares in future. Share warrants are also promised equity shares in future to its holders. To its holders. This promise is made by company at discounted price. This promise is made by company at discounted price. This promise is made by company at discounted price, full stop. The calculation procedure for dilutive effects
The calculation procedure for dilutive effects of warrants. The calculation procedure for dilutive effect of warrants on basic EPS the calculation procedure for dilutive effect of warrants on basic EPS will be same as in case of ESOPs. Full stop. The following steps should be applied. The following steps should be applied. Following steps should be applied. पहला step number 1. Step number 1, free shares निकालेंगे. और फ्री शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम वही तरीका. एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग करंट ईयर, एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग करंट ईयर माइनस locked up price upon average market price during current year. सेम ESOP के तरह ही. During current year into warrants. Into warrants फिर आएगा स्टेप 2. diluted EPS. Diluted EPS is equal to अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस इसमें सेविंग्स तो कुछ है नहीं, सो प्लस नील, देयर इज नो सेविंग्स, प्लस नील अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस ऊपर जो फ्री शेयर्स कैलकुलेट किया प्लस फ्री शेयर्स. और ये 100% डायल्यूटिव है. क्यों? क्योंकि कोई इनकम है ही नहीं, देयर इज नो सेविंग, खाली इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स है. सो इट इज 100% डायल्यूटिव. सेविंग्स कुछ है ही नहीं, खाली ये बेसिक ईपीएस को गिराने का ही काम करेगा. खाली डिनोमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर तो बढ़ेगा ही नहीं. अगर मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स है तो ये ईसॉप के तरह रैंक नंबर 1 आएगा. नीचे लिखो नोट. Below this write note. If a company has multiple potential shares,
if a company has multiple potential shares, if a company has multiple potential shares, then warrant should be ranked. Then warrant if company has multiple potential shares, then warrant should be ranked at number 1, like ESOP. So अगर मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स है तो ईसॉप के तरह इसका भी रैंक नंबर 1 आएगा. मेरा एक एग्जांपल देता हूं. आई विल गिव वन एग्जांपल. अपने टेक्स्ट बुक में इसका कोई एग्जांपल नहीं रखा है मैंने. एक मेरा एग्जांपल देता हूं. लिखोगे एक लाइन छोड़ के लिखो एग्जांपल. अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स earnings available for equity shareholders 20 lakhs. Weighted average number of equity shares. Weighted average number of equity shares 1 lakh. तो इससे बेसिक ईपीएस तो हो जाएगा. बेसिक ईपीएस विल बी 20 पर शेयर. और अपने पास साथ में है वॉरेंट्स. वॉरेंट्स अपने पास है 20,000 यूनिट्स, जो कि फ्यूचर में 20,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. 20,000 यूनिट्स. और लॉक्ड अप प्राइस हमने ये वॉरेंट्स को क्या प्राइस पे लॉक करके रखा है कि जब भी पब्लिक इश्यू करेंगे तो हम ये 20,000 यूनिट्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे 60 रुपीज़ में. 60 रुपीज़ ये लॉक्ड अप प्राइस है. लेकिन अब एवरेज मार्केट प्राइस जो चल रही है, एवरेज मार्केट प्राइस ये पर शेयर 80 रुपीज़ है. हाँ, सो लॉक्ड अप प्राइस एंड एवरेज मार्केट प्राइस 80 रुपीज़. कैलकुलेट. हाँ, कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों ही लिखो. Calculate basic and diluted EPS. So write your solution. Close the first line, after that further 5 lines. Divide the page in 2 parts. पहले साइड में लिख दो बेसिक ईपीएस.
और दूसरे साइड में लिखोगे डाइल्यूटेड ईपीएस. Basic EPS and diluted EPS. Basic EPS is what? Earnings available for equity shareholders. Earnings available for equity shareholders upon weighted average number of equity shares. Upon weighted average number of equity shares. So earnings available for equity shareholders देख लो, मैंने यहाँ पे 20 lakhs दे के रखी है और weighted average number of equity shares है 1 lakh. So basic EPS आ जाएगा इधर 20 lakhs upon 1 lakh shares. So this is 20 per share. ये लो बेसिक EPS आ गया. रिगार्डिंग डाइल्यूटेड EPS फॉर्मूला है एडजस्टेड अर्निंग्स available for equity shareholders upon adjusted weighted average number of equity shares. अब एडजस्टेड में 20 lakhs तो आएगा ही और ईसॉप और वारंट्स के केस में कुछ न्यूमरेटर में ऐड नहीं होता, इसलिए तो बोलते हैं 100% डाइल्यूटिव, सिर्फ घटाने का काम करता है. और ये 1 लाख आएगा, 1 लाख के साथ में ऐड कर देंगे फ्री शेयर्स, इसके साथ ऐड करेंगे फ्री शेयर्स और वो फ्री शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं. 60 और 80 है, प्राइस फिक्स्ड है 60 और 80 मार्केट प्राइस चल रही है. सो वर्किंग नोट नंबर 1, फ्री शेयर्स 80 रुपीज मार्केट प्राइस है, 60 लॉक्ड अप प्राइस है, अपॉन 80 रुपीज, इससे फ्री का परसेंटेज मिल जाएगा इनटू नंबर ऑफ वारंट्स. नंबर ऑफ वारंट्स देखो 20,000 यूनिट्स है, सो इंटू 20,000 इंटू 20,000, इन शॉर्ट 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 20,000, सो 5,000 फ्री शेयर्स हुए. $5,000 शेयर्स, ये हो गए फ्री शेयर्स. सो 20 lakhs डिवाइड बाय 1,05,000 हो गया डाइल्यूशन. 20 पर शेयर से हो गया 19.05. 19.05 पर शेयर, 19.05 पर शेयर. ये लो हो गया डाइल्यूटेड ईपीएस. ये रिपोर्ट होगा क्योंकि इट इज लेस देन बेसिक ईपीएस. सो दिस इज डाइल्यूटेड ईपीएस. Diluted EPS of rupees 19.05
is less than basic EPS of rupees 20 per share. Diluted EPS of 19.05 is less than basic EPS of rupees 20 per share. So it is dilutive. And should be reported. And should be reported as per Ind AS 33. It should be reported as per Ind AS 33. चलो ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 3. अब जाएंगे हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 4 पे. एक 2-3 लाइन ही बची है, मैं नए पेज पे शिफ्ट होता हूं. Right, adjustment number 4. Adjustment number 4, share suspense account. Shares suspense account. Now what is this share suspense account? See, share suspense account represents application money receipt. जब हम लोग शेयर्स ऑफर करते हैं पब्लिक इश्यू में, मालूम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल मनी. 10 रुपये का शेयर्स है, उसमें 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी, 2 रुपीज़ कॉल मनी. हम 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट करते हैं. तो ये जो 3 रुपीज़ मिला हुआ है ना एप्लीकेशन मनी, तो ये एप्लीकेशन मनी आके पड़ा है. जब सब अप्लाई करते हैं, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट, इशू ओपन्स ऑन 1 Jan 2023, इशू क्लोजेस ऑन 7 Jan 2023. तो ये 7 दिन के अंदर लोग अप्लाई करेंगे और उनका एप्लीकेशन मनी अपने पास आ जाएगा. अब ये जो एप्लीकेशन मनी है, ये एप्लीकेशंस को हम लोग प्रॉपर्ली चेक करेंगे. चेक करके डिसाइड करेंगे किसको शेयर्स अलॉट करना है, किसको शेयर्स अलॉट नहीं करना है. और यहाँ पे एक और झमेला है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज. अरे एप्लीकेशन मनी मिल तो गया, उसको मैं मेरे रेगुलर बैंक अकाउंट में नहीं रखूंगा, उसको मैं मेरे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखूंगा. आई कैन नॉट यूज दिस मनी जब तक सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज सेटिस्फाई नहीं होता है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज पड़ा होगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से 90% इश्यू सब्सक्राइब होना चाहिए. सेबी गाइडलाइंस तो बोलता है 100% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए. नहीं हुए तो क्या करने का? अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो क्या करने का? जितने लोगों का एप्लीकेशन मनी आया रिफंड करना पड़ेगा. इसीलिए तो अंडर राइटर्स को लाते हैं हम लोग बीच में. सो जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज ये हमको अचीव नहीं हो जाता है, हमारे 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हो जाते, तब तक ये सेपरेट अकाउंट में पड़ा रहता है. अरे नो शेयर्स आर नो, हम लोग इसके सामने शेयर्स कब इश्यू करेंगे? जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज सेटिस्फाई होगा. अब इसमें क्या है ना, इसको हम लोग ने रेगुलर बैंक अकाउंट में भी नहीं रखा, और शेयर्स भी कब इश्यू करेंगे अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज सेटिस्फाई होगा तो. समझा कि नहीं? तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल शेयर्स नहीं आएगा, नो डाइल्यूटेड ईपीएस. अगर हमको रिफंड करना है फ्यूचर में, जब तक एप्लीकेशन मनी, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज सेटिस्फाई नहीं होता है, तब तक ये पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में बिजनेस के बाहर पड़ा हुआ है.
अरे फ्यूचर में शेयर्स भी इश्यू कब करूंगा? जब मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आई विल से मेरे रेगुलर बैंक अकाउंट में तो पैसा है नहीं, सेपरेट बैंक अकाउंट में, तो मैं बोलूंगा नो मनी रिसीव, नो शेयर्स, नो मनी, नो शेयर्स, नो पोटेंशियल शेयर्स, नो डाइल्यूटेड ईपीएस। अरे मनी एंटाइटल टू यूज इन फ्यूचर, मनी एंटाइटल टू यूज इन फ्यूचर, पैसा भी आज यूज नहीं कर सकता हूं, शेयर्स भी फ्यूचर में इश्यू होगा, और पैसा भी बिजनेस में नहीं पड़ा है। अरे पैसा भी फ्यूचर में यूज करूंगा, बिजनेस के बाहर पड़ा हुआ है। शेयर्स भी फ्यूचर में इश्यू करूंगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो, और पैसा भी बिजनेस से बाहर है। सो नो ईपीएस, नो डाइल्यूटेड ईपीएस। बोलो बच्चों, समझा क्या? नहीं? लेकिन इफ एप्लीकेशन मनी यूज्ड, क्यों? बिकॉज अंडर राइटर्स आ गए, अंडर राइटर्स ने अंडर राइटिंग एग्रीमेंट साइन कर दिया, और वो बोलते हैं अगर पब्लिक ने शेयर्स नहीं लिया तो हम सारे शेयर्स खरीदने को तैयार हैं। अंडर राइटर्स ने अंडर राइटिंग एग्रीमेंट साइन कर दिया, तो यहाँ पे अब श्योरिटी हो गई कि जो एप्लीकेशन मनी आया है उसके सामने शेयर्स इश्यू होगा ही होगा, क्योंकि अगर पब्लिक ने शेयर्स नहीं खरीदा तो वो जो बैलेंस शेयर्स है वो अंडर राइटर्स खरीद लेंगे। तो यहाँ पे मनी रिसीव्ड टुडे, मनी रिसीव्ड टुडे, आज एप्लीकेशन मनी मिल गई मेरे को, बट शेयर्स में फ्यूचर में इश्यू करूंगा, शेयर्स में फ्यूचर डेट को इश्यू करूंगा, तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस में आएगा, ये डाइल्यूटेड ईपीएस में आएगा। बोलो बच्चों, समझा क्या? सी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, वारंट्स है, ये सब में क्या है? पैसा आज मिल गया, शेयर्स फ्यूचर में देना ही है। ईसॉप में क्या है? एम्प्लॉयज की सर्विस ले ली, बट शेयर्स फ्यूचर में देना है अपने को। बोलो, तो ये सब केस में क्या होता है ना, हमको रिसोर्सेज आज मिल गए, वी रिसीव रिसोर्सेज, वी आर यूजिंग रिसोर्सेज टुडे एंड शेयर्स विल बी इशूड इन फ्यूचर। समझा क्या? नहीं? तो ये सारे ईसॉप, ये सारे केस बनते हैं डाइल्यूटेड के। ये सब पोटेंशियल शेयर्स माने जाते हैं कि रिसोर्सेज आज यूज कर रहे हैं एंड शेयर्स फ्यूचर में देना है, तो ये पोटेंशियल शेयर्स है और ये डाइल्यूटेड ईपीएस में आएगा। लेकिन एप्लीकेशन मनी के केस में, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट में दो सिचुएशन आएगी। इफ इट इज मेंटेन इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट देन इग्नोर दिस केस व्हाइल कंप्यूटिंग एनी टाइप ऑफ ईपीएस। बेसिक तो आएगा ही नहीं क्योंकि शेयर्स है ही नहीं, डाइल्यूटेड के लिए भी इग्नोर करना। लेकिन इफ इट इज ऑलरेडी यूज्ड इन बिजनेस, व्हेन इट विल बी ऑलरेडी यूज्ड इन बिजनेस, जब अंडर राइटर्स हमको गारंटी दे देते हैं तो पैसा आते ही हम लोग बिजनेस में ही ले लेंगे उसको, कि हमको शेयर्स तो देने ही है। इफ इट इज ऑलरेडी यूज्ड इन बिजनेस, तो जो फ्यूचर में हम शेयर्स देने वाले हैं वो बेसिक ईपीएस के साथ डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेशन करने में के काम में आएगा। बेसिक ईपीएस में तो जब शेयर्स इश्यू हो जाएगा, तो आज हम लोग जो फ्यूचर में शेयर्स देने वाले हैं वो डाइल्यूटेड ईपीएस में कैलकुलेट होएगा, और ये 100% डाइल्यूटिव होएगा, याद रखना। क्योंकि कोई अर्निंग्स, सेविंग्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड कुछ सेव नहीं हो रहा है मेरा। सो ये भी ईसॉप के तरह, वारंट्स के तरह 100% डाइल्यूटिव है। इसका भी रैंक नंबर 1 होने वाला है, इसको भी हम लोग रैंक नंबर 1 पे रखने वाले हैं। बच्चों समझा क्या? सो ये शेयर सस्पेंस अकाउंट इज नथिंग बट एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी received, application money received pending allotment, application money received pending allotment। इसका 2 डिवीजन करते हैं। पहले 5 लाइन का ही करो, ये साइड छोटा रखो, 1/4 एंड 3/4 ऐसा। जरूरत पड़ा तो और एक्सटेंड कर लेंगे। इफ इट इज मेंटेन्ड, if it is maintained
हाँ लिखो, इफ इट इज मेंटेन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, if it is maintained in a separate bank account, then ignore this case. If it is maintained in a separate bank account, then ignore this case while computing diluted EPS. While computing diluted EPS. और दूसरे साइड लिखोगे इफ इट इज ऑलरेडी यूज्ड इन बिजनेस. If it is already used, in business, then number of shares which are to be issued in future should be taken as potential. The number of shares which are to be issued in future should be taken as potential shares. Should be taken as potential shares because funds are already utilized. Because funds are already utilized. Because funds are already utilized, but shares are pending. But shares are pending. मतलब इन शॉर्ट डाइल्यूटेड ईपीएस जब कैलकुलेट करेंगे, उसमें अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस सेविंग्स नील है. सेविंग्स नील होने का मतलब ये 100% डाइल्यूटिव है अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ ये जो फ्यूचर में शेयर्स इश्यू होगा ना वो ऐड कर देने का, और ईसॉप शेयर वारंट्स के तरह ये भी 100% डाइल्यूटिव है. रैंक नंबर 1. %100% डाइल्यूटिव, रैंक 1. चलो यहाँ पे मेरा एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया. एडजस्टमेंट नंबर 4 ऑल्सो गेट्स ओवर. आज के लिए मेरा लास्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 5.
I am taking last adjustment for today. Adjustment number 5. Adjustment number 5. Weighted average number of shares while calculating diluted EPS. तुम लिख लो हेडिंग, फिर समझाता हूं. Weighted average number of shares while calculating diluted EPS. While calculating diluted EPS. Yes, while calculating diluted EPS, weighted average number of shares. देखो क्या है ना, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ ना, हम लोग ने बेसिक अर्निंग्स, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते समय जब भी हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लिया तो हम लोग ने पीरियड कवर किया ना. अरे टाइम फैक्टर कवर किया कि नहीं? टाइम फैक्टर लिया हम लोग ने. सो वाइल कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर, वो हम लोग बेसिक ईपीएस में तो टाइम फैक्टर निकालते हैं, बट डाइल्यूटेड ईपीएस में भी टाइम फैक्टर आएगा क्या? नहीं. टाइम फैक्टर ऑन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. अभी तक तो हमने क्या किया, सीधा सीधा पूरा ऐड कर दिया. जो भी पोटेंशियल शेयर्स था इसमें कोई पीरियड नहीं लिखा, 6 मंथ, 6/12, 9/12, कुछ नहीं लिखा, हमने पूरा ऐड कर दिया. सो नो टाइम फैक्टर इज कंसिडर्ड. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऐसे दो सिचुएशन बनती है, दो सिचुएशन ऐसी बनेगी जहाँ पे टाइम फैक्टर अप्लाई होएगा. इन टू सिचुएशंस यू विल फाइंड टू सच सिचुएशंस जहाँ पे इवन इन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस में भी हमको पीरियड अप्लाई करना पड़ेगा, मंथ्स. नॉर्मली तो क्या करते हैं हम लोग पूरा ही ऐड कर देते हैं, बट मैं तुम लोगों को दो सिचुएशन देता हूँ. ये दो सिचुएशन में टाइम फैक्टर आएगा. टाइम फैक्टर आएगा जैसे हम लोग बेसिक ईपीएस के लिए टाइम फैक्टर लगाते हैं. सो लिखो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज 33. मैं सीधा एग्जांपल ही देता हूं, समझ जाएगा, बहुत सिंपल है. एज पर द प्रोविजंस ऑफ India's 33, weighted average number of equity shares, weighted average number of equity shares of potential shares weighted average number of shares of potential equity shares, weighted average number of shares of potential equity shares can be calculated as per the provisions of India's 33. नहीं, ये स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं. As per the provisions of India's 33, time factor will be applied on potential equity shares. Time factor will be applied in potential equity shares under the following two situations.
हाँ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडिया 33 टाइम फैक्टर विल बी अप्लाइड ऑन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। अभी तक पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के साथ पूरा ऐड कर देते थे, बट अब मैं तुमको दो सिचुएशन दूंगा जहां पे टाइम फैक्टर आएगा। लिखो केस 1, पहला केस 1, if potential equity shares are issued in current year, if potential equity shares are issued in current year, if potential equity shares are issued in current year, एग्जाम्पल देता हूं, समझ जाएगा। एग्जाम्पल, earnings available for equity shareholders earnings available for equity shareholders 40,000, weighted average number of equity shares 10,000, सो बेसिक ईपीएस तो हो गया 4 पर शेयर, वो भी लिख दो, बेसिक ईपीएस बेसिक ईपीएस ₹4 पर शेयर। आगे कंपनी हैज इश्यूड company has issued 10% convertible debentures. Company has issued 10% convertible debentures on on 1st October 2017. Let's say current year as 2017. On 1st October 2017, amounting to rupees 1 lakh. ₹100 ईच। अरे ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, लेकिन ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, आए कभी अक्टूबर में आए, अक्टूबर में आए। कन्वर्जन का रेशियो है 1 डिबेंचर इज इक्वल टू 5 इक्विटी शेयर्स। कन्वर्जन रेशियो 1 डिबेंचर इज इक्वल टू 5 इक्विटी शेयर्स। एक डिबेंचर के सामने 5 इक्विटी शेयर्स देना, तो वो ₹1 लाख ऑफ 100 का मतलब है 1000 डिबेंचर्स, तो 1000 के सामने 5000 शेयर्स देने। और टैक्स रेट है 30%। टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट डायल्यूटेड ईपीएस। हाँ, कैलकुलेट डायल्यूटेड ईपीएस। ये लो मेरा एग्जाम्पल रेडी हो गया। बेसिक ईपीएस तो दिया हुआ ही है, मेरे को सिर्फ डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना है।
डायल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 40,000, इसके साथ सेविंग्स इन इंटरेस्ट ऐड करना, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर देख लो 10,000 है, इसके साथ ऐड करना है पोटेंशियल शेयर्स। पोटेंशियल शेयर्स अगर ये मिल गया तो आंसर आ जाएगा अपने को डायल्यूटेड ईपीएस। सो अपने को ये सेविंग्स और पोटेंशियल शेयर्स ये वर्कआउट करने का है, तो ये वर्कआउट कर लेते हैं ना, नीचे वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स तीन चार लाइन का मिडिल पार्टीशन कर लो। पहले साइड में सेविंग्स इन इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 1 सेविंग्स, ₹1,00,000 का डिबेंचर है और कितना परसेंट डिबेंचर्स है? 10% कन्वर्टेबल है, 10%। सो अगर सेविंग्स इन इंटरेस्ट निकालूं 1 लाख इंटू 10%, 30% गवर्नमेंट ले जाएगा तो 70% अपने को छोड़ जाएगा। सो 1 लाख का 10% कम्स टू 1 लाख, 1 लाख का 10% कम्स टू 10,000 इंटू 70% इज 7,000। लेकिन ये डिबेंचर्स इश्यू कभी हो रहा है 1 अक्टूबर को। अरे 1 अक्टूबर को इश्यू हो रहा है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीना ही हुआ ना। जो सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट है वो 6 महीने का ही तो इंटरेस्ट सेव करेंगे हम लोग। बोलो बच्चों ये समझा क्या? आगे इंटू 6/12, सो 35,000। 1 लाख का 10% 1 लाख, सॉरी 1 लाख का 10% इज 10,000, 70% ऑफ दैट इज 70,000 एंड उसके 6 मंथ्स का अमाउंट हो गया 35,000। तो ये तो हो गया 35,000 का सेविंग्स इन इंटरेस्ट। नंबर 2 इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज पोटेंशियल शेयर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। अगर बात करेंगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स की तो मेरे पास कन्वर्जन का रेशियो है, एक डिबेंचर पे 5 हेल्ड एंड इक्विटी शेयर्स, हेल्ड एंड इक्विटी शेयर्स, एक डिबेंचर पे 5 इक्विटी शेयर्स, तो मेरे पास 1 लाख डिबेंचर्स रुपीज 1 लाख ऑफ 100 ईच है। 1 लाख ऑफ 100 ईच का मतलब हो गया 1000 डिबेंचर्स, 5,000 शेयर्स। लेकिन बच्चों ये 5,000 शेयर्स ये डिबेंचर्स में कब इश्यू कर रहा हूं? अक्टूबर को इश्यू कर रहा हूं। तो ये साल में पूरा 5,000 नहीं लूंगा। ये साल में जो पोटेंशियल शेयर्स लेने हैं, ये अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर से कन्वर्टेबल डिबेंचर होता ना तो मैं बोलता था ये 5,000 पोटेंशियल शेयर्स पूरे साल के लिए और न्यूमरेटर में इंटरेस्ट भी पूरे साल का। लेकिन ये डिबेंचर्स इश्यू कभी हुआ है? ये डिबेंचर्स इश्यू किया है मैंने 1 अक्टूबर को, तो ये पोटेंशियल शेयर्स भी 1 अक्टूबर से ही माना जाएगा, 1 अक्टूबर से ही माना जाएगा। बच्चों सिचुएशन समझी क्या तुम लोगों को? यस एवरीवन, समझा? चलो लिखेंगे 2,500 शेयर्स, ये लो 2,500, सो 75,000 डिवाइड बाय 12,500, So saving in interest is 3,500 ना? वन लाख का 10%। अच्छा मैंने 70,000 ले लिया क्या?
हाँ 3500 इंटू 70 डिवाइड बाई 2। मैंने 35,000 लिख दिया बच्चों, ये 3,500 लिखो क्योंकि 10,000 था ना, 10,000 का 70% इज 7,000 एंड 6 months इज 3,500। So 43,500 डिवाइड बाई 12,500 तुमको आता है 3.48 पर शेयर। पर शेयर 3.48 पर शेयर। अपना बेसिक ईपीएस 4 था ना, तो डाइल्यूटेड ईपीएस बराबर है, डाइल्यूटेड ही है। दिस इज डाइल्यूटेड ईपीएस। नोट diluted EPS is less than basic EPS so it is dilutive, anti-dilutive नहीं, it is dilutive and should be reported as per India's 33 and should be reported as per India's 33 should be reported as per India's 33। तो अगर डिबेंचर्स मैंने करंट ईयर में इशू किया है, बिगनिंग ऑफ द ईयर में इशू किया है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो पूरे साल का मैं पोटेंशियल शेयर्स लेता एंड ऑफ द ईयर में ईपीएस निकालते समय। लेकिन डिबेंचर्स इशू ही अक्टूबर में किया है। अगर डिबेंचर्स मैंने अक्टूबर में ही इशू किया है तो फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक का ही पोटेंशियल शेयर्स। अगर डिबेंचर ही 6 महीना है तो पोटेंशियल शेयर्स कैसे पूरे साल हो सकता है। एक और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हो गया, 2 केस है मेरे पास। ये 2 केस में हम लोग पोटेंशियल शेयर्स में टाइम फैक्टर अप्लाई करते हैं। देखो केस नंबर 2, केस नंबर 1 over केस नंबर 2। if potential equity shares are converted into equity shares during the current year, if potential equity shares are converted into equity shares during current year, सी मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स किसको बोलता हूँ? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, वारंट्स को, ईसॉप्स को, ये सब मेरे क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को मैं ईपीएस की भाषा में बोलूंगा, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है ना, ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है। ये डिबेंचर्स 1 अक्टूबर को आया, मार्च तक रहा, ये साल 6 महीना रहा, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स 6 महीने का ही है, 6 महीने का ही है। तो ये कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स बनने वाले ना, उनको मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बोलता हूं। सो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ये साल अगर कन्वर्ट हो गए, पहले इश्यू वाला ईयर था, अरे पहले एग्जांपल दिया था इश्यू वाले ईयर में, इश्यू वाले ईयर में अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर से अगर इश्यू होता तो पूरे साल का मैं पोटेंशियल शेयर्स लेता। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं वो साल की जो साल में वो कन्वर्ट होएगा, पोटेंशियल शेयर से एक्चुअल शेयर्स में कन्वर्ट होएगा। अगर सपोज 30 सितंबर को ये डिबेंचर्स कन्वर्ट होके बन गए इक्विटी शेयर्स, तो कन्वर्ट होके बन गए इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स बनने के बाद तो वो बेसिक ईपीएस में आएगा। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में कितने मंथ्स का आएगा? अप्रैल से लेके सितंबर तक, क्योंकि अप्रैल से लेके सितंबर तक वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे।
30 सितंबर को वो कन्वर्ट हो गया, तो कोई पूछेगा पोटेंशियल शेयर्स कितने मंथ्स का ले, तो हम बोलेंगे 6 महीने का। यू टेक ओनली 6 मंथ्स। नहीं समझा बच्चों? नहीं समझा? मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। नहीं, बात समझ में नहीं आई अपने को, मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, अर्निंग्स earnings available for equity shareholders $1,50,000. Number of shares on 1st April 2022, 10,000. So ये हो गए weighted average number of shares. और debentures converted during the current year, debentures converted during the current year, 2020 to 23, %10 debentures, debentures, 1,000 debentures, of ₹100 each, converted on are converted on 1st October, converted on 1st October 2022, converted on 1st October 2022, one debenture is equal to 10 equity shares. One debenture is equal to 10 equity shares. Tax rate 30%. Our tax rate 30%. Calculate basic and diluted EPS. Calculate basic and diluted EPS. दोनों ईपीएस कैलकुलेट करना है, बेसिक और डाइल्यूटेड। ये लो मेरा एग्जांपल बन गया। लिखो सॉल्यूशन। हाँ सॉल्यूशन। क्लोज द फर्स्ट लाइन, उसके नीचे 3 लाइन रख दो बस। मैं भी फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूं। बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस।
बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। देखो अर्निंग्स अवेलेबल कितनी है, एक मिनट रुकना तुम लोग। सुनो, अर्निंग्स अवेलेबल ये रहा 1,50,000 है। अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000। ये तो बिगनिंग ऑफ द ईयर से था 10,000। तो एक काम करते हैं ना, ये 10,000 नहीं लिख के मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तुमको वर्कआउट करके देता हूं। नीचे वर्किंग में मैं मिडिल पार्टीशन कंटिन्यू कर रहा हूं, ये बाजू बेसिक की वर्किंग बनाऊंगा। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो 10,000 शेयर्स थे मेरे पास वो बिगनिंग ऑफ द ईयर से थे। ये 10,000 शेयर्स मेरे पास बिगनिंग ऑफ द ईयर से थे, बिगनिंग ऑफ द ईयर का। और मैंने वो कन्वर्ट कभी किया डिबेंचर्स को, मैंने डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया 1 अक्टूबर। 1 डिबेंचर इज इक्वल टू 10 इक्विटी शेयर्स। तो मेरे पास 1000 डिबेंचर्स है तो 10,000 इक्विटी शेयर्स हो गए। सो मैं बोलूंगा 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक तो 10,000 जो मेरे पास ओपनिंग थे वही थे। तो ये हो गए 5,000 शेयर्स। और फिर मैं बोलूँगा 30 जून नहीं, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, ये 6 महीना हुआ ना। फिर मैं बोलूँगा 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। 1000 डिबेंचर पे, एक डिबेंचर पे अगर 10 इक्विटी शेयर्स देंगे तो 1000 पे 10,000, 1000 पे 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो मतलब 10 + 10 20,000 शेयर्स हो गए अगले 6 महीने के लिए। सो 20,000 इंटू 6/12 दैट कम्स टू 10,000। बच्चों ये समझा क्या? सो मेरे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 15,000। ये लो बेसिक ईपीएस तो आ गया, बेसिक ईपीएस आ गया 10 पर शेयर। रिगार्डिंग डाइल्यूटेड ईपीएस 1,50,000 के साथ सेविंग्स है चाहिए। अपने पास डिबेंचर्स कितना है? 1 लाख रुपए का डिबेंचर्स है, 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। सो 1 लाख इंटू 10% इंटू टैक्स रेट है 30%, तो मैं लिखता हूँ 70% बचेगा। और कभी से बचेगा? ये कन्वर्ट होएगा अक्टूबर में, तो अक्टूबर तक तो इंटरेस्ट, मतलब अगर मैं पोटेंशियल शेयर्स मानूं तो पोटेंशियल शेयर्स कभी तक। अरे पोटेंशियल शेयर्स नाम किसका है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का नाम है। मैं पोटेंशियल शेयर्स किसको बोलता हूं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को बोलता हूं। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक थे ना। अरे उसके बाद तो वो इक्विटी शेयर्स बन गया, उसके बाद वो पोटेंशियल नहीं एक्चुअल शेयर्स बन गया। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स किसका नाम है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को बोलता हूं। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 6 महीने ही थे, 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, सॉरी 30 सितंबर तक। तो ये जो सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्रैल से लेके सितंबर तक का आएगा। डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में बेसिक ईपीएस के साथ अगर पोटेंशियल शेयर्स मेरे को ऐड करना है, वर्किंग नोट नंबर 2,
अरे पोटेंशियल शेयर्स के लिए हेल्ड इक्विटी शेयर्स, एक डिबेंचर के सामने 10 इक्विटी शेयर्स, तो 1000 डिबेंचर के सामने 10,000 डिबेंचर्स। लेकिन ये डिबेंचर्स रहे कितने दिन? अप्रैल से लेके सितंबर तक। अप्रैल से लेके सितंबर तक, तो जितने दिन डिबेंचर्स रहे उतने ही दिन तो बोलूंगा ना पोटेंशियल शेयर्स इंटू 6/12। पोटेंशियल शेयर्स नाम किसका है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को बोलता हूं। ईपीएस कैलकुलेट करते समय कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल शेयर्स। तो ये तो अप्रैल से लेके सितंबर तक ही रहे, तो 6 महीने का आएगा इधर। समझा क्या? सो 1 लाख का 10% हो गया 10,000, 10,000 70% हो गया 7,000 इंटू 6/12 3,500। सो 1,50,000 प्लस 3,500 डिवाइड बाय 20,000, 7.68। $7.68 पर शेयर, 7.68 पर शेयर। मैं तुमको बताता हूँ। 1 अप्रैल 22 was beginning of the year, 31 March 23 end of the year। 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे। मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, कितने थे? 1000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे। सुन लो जरा 2 मिनट। मेरे पास 1000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे। उसके बाद में ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नहीं थे, तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को ही मैं अलग नाम से जानता हूं। ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को मैं बोलता हूं दैट दिस कन्वर्टेबल डिबेंचर इज इक्वल टू, क्योंकि रेशियो है 1:10 का, इज इक्वल टू 10,000 पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। This is equal to 10,000 potential equity shares. It is as good as 10,000 potential equity shares. तो ये अप्रैल से लेके सितंबर तक ही था। तो इतना ही सेविंग्स इन इंटरेस्ट होगा और इतना ही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में 10,000 इंटू 6/12 होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद ये कन्वर्ट हो गए ना, कन्वर्टेड इंटू एक्चुअल इक्विटी शेयर्स। Converted into actual 10,000 equity shares. So एक्चुअल होने के बाद हम उसको पोटेंशियल नहीं बोल सकते। कन्वर्टेड इंटू 10,000 एक्चुअल इक्विटी शेयर्स। तो ये कन्वर्टेबल, ये भी तो अक्टूबर में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पे भी 6 महीने का आएगा। बोलो बच्चों, ये जो मैंने नीचे टाइम लाइन बनाई है, समझा क्या? उससे तुम कॉपी कर लो, ये टाइमलाइन कॉपी कर लो। तो इशू वाले ईयर में और कन्वर्जन वाले ईयर में पोटेंशियल शेयर्स पे टाइम फैक्टर आएगा। जो साल में इशू करते, देखो पहला एग्जांपल में इशू वाला है, हमने वो साल में इशू किया था, 2017 में इशू किया। दूसरे एग्जांपल में 2022 में हमने उसको कन्वर्ट किया। इशू वाले ईयर में और कन्वर्ट वाले ईयर में टाइम फैक्टर आएगा पोटेंशियल शेयर्स पे भी। ये डेट लाइन कॉपी कर लो, कॉपी दिस डेट लाइन। कॉपी हो जाए तो बोल दो मेरे को।
डन, ओके। सी ये अपना एडजस्टमेंट नंबर हम लोग ने एडजस्टमेंट नंबर कितना 5 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 3 एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं और वो 3 एडजस्टमेंट में ना मेरे पास कौन से एडजस्टमेंट मैं बताता हूँ। एक तो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तुम्हारा एफएम का पार्ट है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, एफएम का कॉन्सेप्ट है। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन मैं डिटेल में समझाऊंगा और इसके लिए सेपरेट लेक्चर बना के दूंगा तुमको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस का। और फिर उसके बाद में अपने पास है एक कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स, जो जिसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया था मैंने, कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स। और है शेयर्स इश्यूड, दैट इज अ पोटेंशियल शेयर्स इश्यूड बाय सब्सिडियरी कंपनी। ये 3 एडजस्टमेंट्स और बाकी है। सो ये 3 एडजस्टमेंट्स एक बार कंप्लीट हो गया, बट एडजस्टमेंट 3 है, बट मैं लेक्चर 2 और लूँ और 2 लेक्चर लूँगा ये टॉपिक को कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। एक लेक्चर तो सिर्फ कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डिटेल में समझाऊंगा। एफएम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से थोड़ा सा डेरिवेटिव को टच करके बताऊंगा। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को डेरिवेटिव्स के साथ कनेक्ट करके दूंगा। आगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या गाइडेंस नोट है अपने पास डेरिवेटिव्स का। सो ये लेक्चर अभी आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। देखो मैंने अभी तक डाइल्यूटेड ईपीएस के तुमको 5 एडजस्टमेंट्स करवा दिए। डाइल्यूटेड ईपीएस के मैंने 5 एडजस्टमेंट क्या करवाए, मैंने लास्ट क्लास में जो तुमको एडजस्टमेंट करवाया था वो ईसॉप का था। एडजस्टमेंट नंबर 1 वाज ऑफ ईसॉप। और ईसॉप करने से ये फ़ायदा हुआ, ईसॉप करने से वारंट्स भी वैसा ही निकला, शेयर वारंट्स भी एग्जैक्टली वैसा ही निकला। ईसॉप कंप्लीट करके, ईसॉप को मैंने डिटेल में कल समझाया था लास्ट लेक्चर। ईसॉप के बाद में आज हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 शुरू किया। एंड एडजस्टमेंट नंबर 2 वाज रिलेटिंग टू लॉस मेकिंग कंपनीज, डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर लॉस मेकिंग कंपनीज। और मैंने बता दिया जब ईपीएस बढ़ता है लॉस के केस में तो वो डाइल्यूटिव होता है, कम होएगा तो एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगा। फिर लॉस मेकिंग कंपनीज के बाद में हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 जो किया ना, एडजस्टमेंट नंबर 3 वॉज रिलेटिंग टू शेयर वारंट्स। और ये एग्जैक्टली ईसॉप ही है और कुछ नहीं, ईसॉप के तरह ही फ्री शेयर्स निकालने हैं। सो ये शेयर वारंट्स से क्या है, ईसॉप के तरह ही था, तो हमको कोई सॉल्व करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी। फिर आया शेयर सस्पेंस, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर श्योर है शेयर्स इश्यू होने वाला है, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पैसा आज यूज़ करें, शेयर्स फ्यूचर में देने वाले हैं तो वो पोटेंशियल शेयर्स बन के डाइल्यूटेड ईपीएस बनेगा। और अगर डिसाइडेड नहीं है तो उसको बिजनेस के बाहर रखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज पूरा होने का वेट करो। ना तो पैसा कंपनी के अंदर, ना शेयर्स हम देने वाले हैं, वो भी श्योर नहीं है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट नहीं बनेगा। फिर उसके बाद में हमने देख लिया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। टाइम फैक्टर अप्लाई होता है, पोटेंशियल शेयर्स पे भी होता है इशू वाले ईयर में, जब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू होते हैं और जब वो कन्वर्ट होते हैं। जो साल में इशू होते हैं, अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर में इशू आए तो तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मिड ऑफ द ईयर में इशू आए तो पोटेंशियल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनका दूसरा नाम है पोटेंशियल शेयर्स। तो अगर अक्टूबर में इशू हुआ है तो इंटू 6/12 करना पड़ेगा। और जो ईयर में कन्वर्ट होता है, अगर अक्टूबर में कन्वर्ट हुआ है तो वो अप्रैल से लेके सितंबर तक ही पोटेंशियल शेयर्स था, तो वहाँ पे भी टाइम फैक्टर आएगा। तो ईयर ऑफ इशू एंड ईयर ऑफ कन्वर्जन में टाइम फैक्टर आएगा और कुछ नहीं। सो आई विल स्टॉप इट हियर। जितना करवाया प्लीज़ रिवीजन करते रहो, जितना करा रहा हूँ रिवीजन करते रहो। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट नहीं। वंस आई कंप्लीट दिस यू विल कम टू नो यू आर इन अ पोजिशन टू सॉल्व एवरीथिंग। मैं हर चीज़ को आराम से माइन्यूटली कराता हूँ, हर चीज़ को माइन्यूटली कराता हूँ। सो वंस आई कंप्लीट द टॉपिक, उसके बाद में तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। मेरे नोट्स पढ़ने के बाद में चीज़ें इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है ना, तुमको हर चीज़ समझ में आती है। वो फाइनल सीए का लेवल ही नहीं लगता है कि हम फाइनल सीए के लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारे लिए सिंपल सिचुएशंस बन जाती है सब कुछ। तो अभी अगले लेक्चर में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन उस पर धाबा बोलेंगे। और कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन अगर तुमने एफएम कर लिया है तो तुमको उसके बारे में मालूम है, अगर एफएम नहीं किया तो कल के लेक्चर में सीख जाओ। चलो दैट्स इट, आई विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर। ये थोड़ा छोटा ही लेक्चर बनाया मैंने।